एरिस फ्लाइट 8250 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो जाता है। फ्लाइट में सवार 129 लोगों का क्या हुआ होगा? क्या वो जिंदा बचे होंगे या फिर प्लेन के साथ जलकर खाक हो गए होंगे? चलिए जानते हैं। एरिस फ्लाइट बोगोटा से सैन एंड्रियास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। धीरे धीरे इस फ्लाइट में कुल 125 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार हो जाते हैं। फ्लाइट की कमान 43 साल के कैप्टन विल्सन गुटेरेज के हाथों में है, जिनके पास 74,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और हाल ही में ये टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट से बोइंग 737 पर शिफ्ट हुए हैं। कॉकपिट में इनके साथ 25 साल के यंग फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो पेनेरोज रोड्रीज हैं, जिनके पास 1900 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। आखिरकार रात 12:07 पर एरिस फ्लाइट 8250 को टेक ऑफ करने के लिए क्लियरेंस मिलते हैं और कैप्टन प्लेन को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ हवा में उड़ जाता है। प्लेन अब एंडिस माउंटेन और कोलंबियन प्लेन्स के ऊपर उड़ रहा है और पैसेंजर्स आराम से फ्लाइट का मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ कैबिन क्रू सर्विस के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन कॉकपिट में टेंशन महसूस की जा सकती है क्योंकि रेडार पर खराब मौसम और एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। रेडार पर दिख रहे बादल एक खतरनाक स्टॉर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैप्टन गुटियरस अपने एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। इसी बीच कैप्टन गुटेरेज रडार स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या ये स्टॉर्म तेजी से हमारी तरफ आ रहा है? फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो कहते हैं, जी हाँ, हमें शायद अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा। कैप्टन गुटेरेस तुरंत एटीसी से संपर्क करते हैं और 8 से 10 नॉटिकल माइल्स की डिविएशन की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो स्टॉर्म के सबसे खतरनाक हिस्से से बच सके। पनामा कंट्रोल क्लियरेंस देते हैं और प्लेन धीरे धीरे नए रास्ते की तरफ मुड़ने लगता है। कॉकपिट में हर सेकंड अहम होती है। दोनों पायलट्स पूरी तरह अलर्ट होकर मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। रात के 1 बजे कैप्टन गुटियरस अप्रोच ब्रीफिंग शुरू करते हैं। असल में रनवे 6 एयरपोर्ट का एकमात्र रनवे है जिसकी लंबाई 2380 मीटर है। ऊपर से ब्लैक होल इल्यूजन जैसी ऑप्टिकल ट्रिक्स पायलट्स के परसेप्शन को गड़बड़ कर सकती है। इसलिए कैप्टन गुटेरेस ब्रीफिंग में कहते हैं, अप्रोच पाथ के विजुअल रेफरेंस सिर्फ रनवे लाइट्स हैं, इसीलिए एल्टीट्यूड पर खास ध्यान देना। लेकिन मौसम तेजी से खराब हो रहा है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में इनपुट्स डालते हुए कैप्टन गहरी सांस लेते हैं। कॉकपिट में सन्नाटा है, लेकिन मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अब सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट ही प्लेन की आखिरी उम्मीद है और उन्हें इन्हीं की हेल्प से आगे बढ़ना होगा। कैप्टन के मन में सवाल उठता है कि क्या हम इस तूफान में रनवे देख पाएंगे? वो जानते हैं कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रात के 1:25 पर पनामा कंट्रोल से क्लियरेंस मिलते ही एरिस फ्लाइट 8250 डिसेंट शुरू करती है। प्लेन धीरे धीरे क्रूजिंग एल्टीट्यूड से नीचे उतर रहा है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है। कॉकपिट में टेंशन साफ महसूस हो रही है। कैप्टन इंस्ट्रूमेंट्स पर नजरें जमाए हुए हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो डिसेंट प्रोफाइल को ध्यान से देख रहे हैं। तभी कैप्टन कहते हैं कि एल्टीट्यूड होल्ड चेक करो और कैमिलो तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स की जांच करते हैं। वो जवाब देते हैं कि कैप्टन सभी सिस्टम्स नॉर्मल है। समुद्र और गहरा दिखने लगता है। रनवे की विजिबिलिटी कम हो चुकी है। कैप्टन को रनवे की लाइट्स दिख नहीं रही। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करते हुए कैप्टन ऑटो पायलट को बंद करके प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। कॉकपिट में सन्नाटा है, बस इंजन की गूंज और बीच बीच में वार्निंग सुनाई दे रही है। अचानक ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम तेजी से वार्निंग देता है। बारिश के बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही है, जिससे विजिबिलिटी और घट रही है, जिस वजह से विंडशील्ड वाइपर्स को इंटिमिटेंट मोड पर करते हैं। प्लेन नीचे उतरता जा रहा है, लेकिन ब्लैक होल इल्यूशन और खराब मौसम ने पायलट्स के अंदाजे को कंफ्यूज कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि वो सही एल्टीट्यूड पर है, जबकि हकीकत में वो बहुत नीचे आ चुके हैं। इसी बीच फ्लाइट डेक में एक और वार्निंग आती है। प्लेन नीचे की ओर बढ़ता रहता है। कैप्टन गुटेरेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की आवाज फिर से गूंजती है। कैप्टन आखिरी कोशिश करते हुए कंट्रोल स्टिक को जोर से खींचते हैं, लेकिन प्लेन के एल्टीट्यूड रिकवरी की कोशिशों बेकार साबित होती है। आखिरकार रात 1:49 पर प्लेन रनवे से करीब 49 मिनट पहले जमीन से टकराता है। एक जबरदस्त झटके के साथ इसका लैंडिंग गैर टूटकर अलग हो जाता है और एक इंजन पंख से उखड़ जाता है। प्लेन रनवे पर फिसलते और रगड़ खाते हुए 500 फीट से ज्यादा दूरी तय करता है। कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है। पैसेंजर सीट से उछल जाते हैं और सामान कंपार्टमेंट से गिरकर
चारों ओर बिखर जाता है। प्लेन में हर तरफ से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जैसे ही प्लेन रुकता है, फ्लाइट अटेंडेंट्स तुरंत इवैक्यूएशन के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कैबिन क्रू जल्दी से पैसेंजर्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। पैसेंजर्स शोक होते हैं, लेकिन पैनिक और एड्रीलिन के चलते वो जल्दी से इवैक्यूएशन स्लाइड पर फिसलते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाहर प्लेन का अगला हिस्सा और दोनों विंग्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंचती है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते हैं और मेडिकल टीम्स घायल पैसेंजर्स की मदद में जुट जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है और इमरजेंसी टीम्स सिचुएशंस काबू में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये चमत्कार ही है कि इस भयानक हादसे के बावजूद लगभग सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जिंदा बच जाते हैं। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल भी होते हैं। आखिरकार घायलों के अस्पताल पहुंचने और अफरा तफरी खत्म होने के बाद कोलंबियन सिविल एविएशन अथॉरिटी इस हादसे की गहराई से जांच शुरू करती है, जहां फ्लाइट, डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से कई अहम बातें सामने आती हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस हादसे का सबसे बड़ा कारण ब्लैक होल इल्यूजन था। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो रात के अंधेरे और पानी के फैलाव की वजह से पायलट्स को गलत एटीट्यूड का अंदाजा कराता है। इसी वजह से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को लगा कि वो सही ग्लाइड पाथ पर हैं, जबकि असल में वो काफी नीचे फ्लाई कर रहे थे।